ज्योतिषाचार्य हमारे देश में हैं, तो क्यों नहीं वो ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके बता पाते हैं कि ये जहाज गिरने वाला है। मैंने एक बार ये इवैल्यूएट किया क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आता था। प्रश्न ये है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे 1 साल के बाद? प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल करेंगे, पूरा। राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे प्रधान? राहुल गांधी जी नहीं बन रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं अपनी कुंडली साथ लेकर आया हूँ आज। 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो विनय जी, ये है मेरा जन्म कुंडली। ये आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और खराब भी लग सकता है। ज्योतिष विद्या में ऐसा क्या कमाल की चीज है जो 2-3 आप ऑडियंस को बताएं, जिसको सुनकर ना ऑडियंस को लगे अरे वाह यार ये भी होता है। कुंडली मिला के इतने गुण मिल जाएंगे तो भैया मामला ठीक हो जाएगा, और ये नहीं मिलेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा। गुण सिर्फ गुण नहीं होते कि आप ये मत सोचिए कि गुण से काम हो जाएगा। कि भैया राम जी की कुंडली के हिसाब से आज के दिन को उनको राजा बनना चाहिए, लेकिन उनकी तो जो भविष्यवाणी थी सुपर फ्लॉप हो गई। वो तो पूरी की पूरी कायनात को बदलने आए थे। मेहनत का क्या रोल है? क्योंकि मैं बात करता हूँ मेहनत की, हार्डवर्क की, आप बात करते हो ग्रह की, दशा की, सही समय की। मैं कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करता। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता, लेकिन अधिकांश लोग सफल नहीं, असफल ही होते हैं। क्या मेहनत किसी इंसान को सफलता दिला सकती है, या सब कुछ प्रारब्ध ही है? और आज इन सब बातों को जानने के लिए हमारे बीच में है एक बहुत शानदार व्यक्ति, विनय बजरंगी जी, जो कि एक बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज उनसे जानेंगे क्या आपकी सफलता का राज आपकी मेहनत में है या जन्म कुंडली में भी छुपा है। और इसके लिए मैंने स्पेशली आज अपना जन्म कुंडली भी रखा है, सो दैट मैं विनय जी को अपनी कुंडली भी दिखा सकूं और ये जान सकूं कि मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो वो कहते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा है ना, जो राम जी ने रच रखा है वही होगा। तो अगर ऐसी बात सच है तो फिर मेहनत क्यों करें? देखिए, राम जी ने बहुत कुछ रच रखा है आपका, और वो जो रचा हुआ था वो आपके पिछले जीवन में हो गया। और राम जी ये कहते हैं कि जो आपके पिछले जीवन में हुआ था, यदि तुमने कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए तो जो मैंने पहले रच रखा था वही दोबारा रच जाएगा। अगर चेंजेस करने हैं, जो अपने जीवन को चेंज करना है, मेरे पास आना है, बैकुंठ में आना है, तो अपने जीवन को चेंज ज़रूर करो, वरना जो मैंने रचा हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो आपकी भाग्य और आपके कर्मों को मिलाकर जो रेसिपी बनती है उससे जीवन बदल जाता है। अब आप जन्म कुंडली पढ़ते हैं, ठीक जी। अब मेरा एक बड़ा सिंपल साधारण सवाल है कि 2 बच्चे जब जुड़वा पैदा होते हैं तो दोनों का नक्षत्र, ग्रह, टाइम सेम होता है। बिल्कुल। तो अगर जन्म कुंडली दोनों की सेम है जी। तो दोनों का जीवन भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी नहीं होता, या कोई 1000 में से कोई 1 केसेस होंगे। 999 केसेस अलग होते हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग होता है, हैबिट्स अलग होती हैं, एक बहुत सफल हो जाता है, एक नहीं होता, एक पीता है, एक नहीं पीता। तो जन्म कुंडली अगर दोनों की एक जैसी है तो फिर दोनों का जीवन एक जैसा क्यों नहीं है? तो जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म कुंडली टाइम डिपेंडेंट होती है कि आप जिस समय पैदा हुए उस प्रकार से बनती है। भ्रांति यह है कि हम जो कुंडली बनती है, जो लगन कुंडली होती है उसी को कुंडली मानते हैं, जो कि एक प्राइमरी कुंडली होती है। लेकिन उसके साथ में 15 कुंडलियां और होती हैं, षोडश वर्ग होते हैं, 16 वर्ग होते हैं, और जो बाकी की कुंडलियां होती हैं वो बहुत सूक्ष्म टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि अगर आपका जन्म 9:49 का है तो कुंडली दूसरी होगी, और अगर आपका 9:50 का है तो कुंडली दूसरी होगी। ठीक। अब 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका टाइम हो सकता है कि आधे मिनट का फर्क हो सकता है कि 2 मिनट का फर्क हो सकता है कि 5 मिनट का फर्क हो। ऐसे में दोनों की कुंडली अलग होती है, लेकिन परोक्ष रूप से जो पहली कुंडली नजर आती है उसमें हो सकता है कि कुंडली दोनों की दोनों सेम हो। लेकिन क्योंकि होता यह है कि हम सिर्फ एक कुंडली देखते हैं जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, तो हमको लगता है कि दोनों की कुंडली बराबर है। लेकिन जो भी ज्योतिषविद होते हैं, जो कि सारी कुंडलियों को इकट्ठा पढ़ते हैं, वो एक कुंडली नहीं पढ़ते हैं, वो साथ में 15 कुंडलियां और पढ़ते हैं, जिसके अंदर टाइम चेंज की वजह से, चाहे वो 25, 30, 50 सेकेंड हो, उससे कुंडली बदल जाती है। और इसी कारण से बहुत बार यदि कोई कहता है कि मेरा जन्म 9:50 से 10 बजे के बीच में रहा होगा, तो हमको बर्थ टाइम सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ये देखने के लिए कि वास्तव का बर्थ टाइम क्या है। होता यह है कि उनका टाइम होता है अंदाजे थे, तो वो जो कुंडली है वो भी बनती है अंदाजे से। अंदाजे से कुंडली से आप भविष्य कथन नहीं कर सकते हैं। देखो, ज्योतिष विद्या तो बहुत प्राचीन है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता।
लेकिन ना देखो, ऐसा भी हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने युगों पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि भगवान आएंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा। आज भी बहुत सारे शानदार ज्योतिषाचार्य हमारे देश में हैं, तो क्यों नहीं वो ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके बता पाते हैं कि ये जहाज़ गिरने वाला है, कि भैया इस जहाज़ में मत बैठो या ये जहाज़ में चढ़ो मत। वो क्यों नहीं बताते कि पहलगाम होने वाला है, कि भाई इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। तो आप जब क्या कहते हैं किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बताने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलामिटी आती हैं कि यहाँ पर बाढ़ होने वाली है, यहाँ भूकंप आने वाला है, तो ये बड़ा गहन सवाल है जो एक आम आदमी के मानस पे है कि भाई आपकी विद्या का इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों मार खा जाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, ये मारने वाली बात नहीं है। आजकल हमारे पास मेडिकल विज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी लोग टीबी कैंसर से मरते हैं क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक ज्योतिषी एक मानव ही है, उसके पास सीमित समय है और उसके पास सीमित क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। वो सीमित क्वेश्चंस का ही आंसर दे सकता है। मैंने एक बार ये इवैल्यूएट किया क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आता था कि एक दिन के अंदर आपके पास करीबन 2 लाख इवेंट्स होते हैं पूरे संसार के अंदर। 2 लाख इवेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे को 5 साल चाहिए, जो एक दिन के इवेंट्स ही होते हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डे के इवेंट को ही इवैल्यूएट करूं सिर्फ एक दिन के, तो मेरे को 5 साल चाहिए। तो मैं हर एक इवेंट को तो इवैल्यूएट कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, भगवान विष्णु ने कहा है नारद मुनि से कि आप ज्योतिषी उसी को सही मानिए जिसके पास एक बार प्रश्न जाएगा। बात पहलगाम की नहीं है, बात किसी भी चीज की है। जब मेरे पास प्रश्न आएगा कि ये प्रश्न है, उसके पश्चात मैं उसका आंसर दूंगा, तो ही तर्कसंगत है। अन्यथा मैं अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता मेरे दिमाग तो में। अब प्रश्न ये है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे 1 साल के बाद? क्योंकि बहुत खतरनाक सवाल है, 75 साल की उम्र हो रही है। आरएसएस बोलती है कि 75 ईयर्स के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, और बीजेपी भी यही कहती है। तो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, चलो। और दूसरा प्रश्न भी बताता हूँ, बड़ा रेलिवेंट है, राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? तो मैं इन दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर देता हूं क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं इसका आंसर देता हूं कि पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल करेंगे, पूरा जो भी उनका 29 तक। बीच में कोई हटने कुटने कोई हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैंने तो इसके बाद की प्रेडिक्शन कर रखी है। आपका क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने उसको आंसर नहीं किया। नहीं, बता दो बता दो। बिना क्वेश्चन के नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा मैं पूछ लेता हूँ। पहला, आप इससे पहले राहुल गांधी जी की बात करता हूं। राहुल गांधी जी नहीं बन रहे हैं प्रधानमंत्री, कभी भी नहीं। देखिए, दिल तोड़ रहे हैं आप सारे कांग्रेस वाले लोगों का। ये दिल तोड़ने की बात नहीं है, ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है। मैं किसी का दिल रखने के लिए नहीं हूं, मैं किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं हूं। मैं जो पढ़ सकता हूं, जो पढ़ना जानता हूं, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए हूं। तो आपके पास उनका कुंडली है दोनों का? दोनों की कुंडली जो मुझे प्राप्त हुई है वो मेरे पास है। उसके अंदर भी फर्क हो सकता है 10-15 मिनट का, आधे घंटे का, क्योंकि वो एक पब्लिक डोमेन पे पड़ी हुई है। लेकिन पब्लिक डोमेन के ऊपर नॉर्मली ठीक पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट हो सकता है कि इधर उधर हो। लेकिन मेरे पास कुंडलियां उनकी अवेलेबल हैं, राहुल गांधी जी की भी हैं और मोदी जी की भी है। तो राहुल गांधी जी कभी नहीं बन रहे? नहीं, वो नहीं, कभी भी नहीं बन रहे। नहीं बन रहे। अरे बाबा, वो कांग्रेस वाले लोग देख रहे होंगे तो बहुत गुस्सा आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। देखिए, उनको, कांग्रेस वालों को ये चाहिए कि कुछ अपनी मेथड्स बनाएं, कुछ तरीका बनाएं। जैसे उपाय हर चीज का जैसे देखिए, हम क्योंकि ज्योतिषी हैं तो हम कहते हैं बात उपायों की बात तो करते हैं। क्या करें? अगर उपाय करना है तो उनको अपने बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अपने जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स थिंग्स वो चेंज करनी पड़ेगी। अपने 9th हाउस को स्ट्रांग करने पड़ेगा जो भाग्य का स्थान होता है। 10th हाउस जो उनको पावर पे लेके जाता है, उनको अपनी टाइमिंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करने की आवश्यकता है। यदि वो अपने भाग्य को 10वें भाव के यानी कि अपने करियर के अनुरूप करना शुरू करेंगे और उनके बीच में एक पावर प्ले करना शुरू कर देंगे, तो बहुत संभव है कि वो एक बहुत अच्छे पद के ऊपर आसीन हो जाएं। फिर भी सर्वोच्च पद देश का मिलना बहुत मुश्किल काम है, जो नहीं होगा उनके लिए। दिल टूट गया सब कांग्रेस वाले लोगों का। चलो खैर, हमको तो आपसे सवाल पूछने हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ विनय जी आपसे, बड़ा क्लियर, अगर आपके पास किसी की ऑथेंटिक कुंडली आ जाए, ऑथेंटिक का मतलब बिल्कुल ठीक है, जिसमें कोई खोट नहीं है, क्या आप उसकी कुंडली देखकर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली देखकर ये बता सकता है कि उसका जीवन कैसे जाएगा? क्या आप उसकी कुंडली देखकर ये भी बता सकते हैं कि वो पुराने जन्म में क्या रहा था? क्या उसकी कुंडली देखकर ये भी बताया जा सकता है कि वो अगले जन्म में क्या होगा?
देखिए, मैं ऑथेंटिक, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अपनी कुंडली साथ लेकर आया हूं आज, और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैं पिछले जन्म में आदमी था, जानवर था, पक्षी था, क्या था। देखिए, मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि आजकल आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन एस्ट्रोलॉजर है और कौन नहीं है। जी। ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति वो चीज़ के अंदर पारंगत नहीं होता, उसको अनुभव भी चाहिए, और अनुभव भी उसको उनके बीच में चाहिए जो इस काम के अंदर पारंगत हों। यानी कि एक डॉक्टर भी होता है, 10 साल की पढ़ाई के बाद भी वो जूनियर ही कहलाता है, और वो साथ में अपने सीनियर्स के काम करता है, उसके पश्चात ही वो अपनी विधा का मार्थी होता है, जब उसको वो चीज़ पढ़े हुए 20 साल हो जाते हैं। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या उसने कुछ कुंडलियाँ नहीं देखी या उस प्रकार से अध्ययन नहीं किया, तो हो सकता है कि उसके पास ज्ञान हो, किताबी ज्ञान हो, लेकिन उसको कैसे रूपांतरित करना है अभिव्यक्ति के अंदर, वो मुश्किल काम होता है। अपने बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास थोड़ा-सा ये अनुभव है कि मैं पास्ट लाइफ़ को पढ़ता हूँ, मैं प्रेज़ेंट लाइफ़ को पढ़ता हूँ, मैं फ्यूचर लाइफ़ को भी पढ़ता हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों की पढ़ने की कोशिश की है, और जो मुझसे सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की भी चेष्टा की है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिसके पास इसका अनुभव है, वही इसके अंदर हाथ डाले। अनुभव का मतलब ये है कि ट्राई ऑपरेशन सही डॉक्टर से कराए हैं। सही डॉक्टर से कराएँ। तो यदि आपको अपने बारे में जानना है, तो आप अपनी मुझे डिटेल्स नहीं, दीजिए। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने आज से पहले ऑपरेशन कितने किए हैं? कहीं मालूम चले कि डॉक्टर साहब बोले, अरे मैं तो आपके ऑपरेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे जब से पता चला है कि आपका ऑपरेशन है तो मैं तो फूला नहीं समा रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई कि आप कब आएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने ऑपरेशन किए हैं? बोले जी पहला आप ही का कर रहे हैं। देखिए, ऐसे डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सारे एक्साइटेड होते हैं, उनको पता होता नहीं, है कि सारा एक्साइटमेंट नहीं ज्ञान चलेगी, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, मुझको 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, जी। और 25 साल के अंदर ऐसा कोई भी मर्ज, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसकी मैंने कम से कम 500-600 कुंडलियां ना देखी हों। यानी कि रिमोटेस्ट ऑफ कोई वर्ष? रिमोट, कोई वर्ष नहीं, रिमोटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अ पर्सन कैन हैव, वो मैंने सब तरीके के एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। और आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने करीबन 4-4.25 लाख हॉरोस्कोप देखे हुए हैं। 4 लाख कुंडलियां जी देखी हैं। हाँ, मैंने ये देखे हुए हैं, और वो नाना प्रकार की कुंडलियां हैं, अलग-अलग किस्म की कुंडलियां हैं। जैसे? यानी कि कोई प्रिजनर है, कोई बंद अच्छा, ऐसे है, जेल के लोगों की भी देखी हैं? जेल के अंदर कोई बैठा हुआ है, कोई बाहर निकलना चाहता है, किसी को ऐसी बीमारी है जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा होगा कि एक लड़की थी, वो 21 साल की लड़की थी, और उसका गर्दन जो है ऐसे मुड़ गई, और वो गर्दन अपनी सीधी नहीं कर पा रही थी, और वो इंडिया किसी कुछ समय के लिए आई थी, और वो सीधी नहीं कर पा रही थी, और वो अपने हाथ से ऐसे करती थी, और जैसे ही वो छोड़ती थी वापस चली जाती थी। वापस चली जाती थी। इस किस्म के विलक्षण हॉरोस्कोप भी मैंने देखे हुए हैं, जिसके अंदर स्टडी करने का एक अवसर प्राप्त होता है कि हम उसको क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसका हमको अवसर प्राप्त होता है। और अगर हम त्रासदी की बात करें, तो इसका मेडिकल सोल्यूशन नहीं है, कुंडली में सोल्यूशन है। ऐसा है कि वो मेडिकल सॉल्यूशन के बाद जब नहीं मिलता उसको, तब कुंडली दिखाई जाती है। जब आदमी किसी चीज से परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि अब ये काम मैंने सब, जितने भी मेरे पास चीजें थी, सोर्स horizon थे, थे, सोर्स सब sources लगा थे, लिए। लगा दिए, अब मेरे को भगवान के पास जाने के अलावा कुछ नहीं है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे भगवान के पास तक लेके जा सकता है? वहीं से पूछूं कि ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा, या इसका उपाय क्या है, या किस विधि से ये ठीक होगा। तो ऐसी बहुत सारी तो चीजें फिर हैं। क्या बताया आपने उपाय? नहीं, वो लड़की अच्छी है, वो ठीक हुई। कुछ समय की बात थी। उसको न्यूरो प्रॉब्लम थी बहुत विकट, और जिस डॉक्टर से वो इलाज करा रही थी, उसने दिल्ली के सारे डॉक्टर्स उसने को देख रखा था जो न्यूरो के अंदर काम करते हैं। मैंने उसको कुछ टाइमिंग्स बताई कि ये टाइमिंग्स उसके लिए थोड़ी सी अच्छी रहेंगी, और मैंने ये बताया कि आपका जो इलाज कर रहे डॉक्टर हैं, अब आप उनको पॉज दे दीजिए, और जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनको पॉज कर दीजिए, और एक अलग तरीके की मेडिकेशन पे जाइए, जो आयुर्वेद और होम्योपैथिक का जो है वो एक
मिश्रण होता है। एट्थ हाउस एक्टिवेटेड था उस समय, जो कि बताता है कि जो कन्वेंशनल तरीके की जो एट्थ इलाज हाउस होता है, मतलब आठवां घर। आठवां घर, यानी कि वो हाउस जहां से अनकन्वेंशनल मेडिकेशन के बारे में पता चलता है। यदि एट्थ हाउस एक्टिवेटेड हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक नॉर्मल मेडिकेशन होता है वो आपको काम नहीं करेगा, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने वो अपना काम वहां बंद नहीं किया, लेकिन जो मैंने उसको अनकन्वेंशनल बताया था वो आरंभ किया। तो भगवान की असीम अनुकंपा से वो पहले कॉलर के साथ ठीक हुई और उसके बाद 4 साढ़े 4 महीने के बाद शी वॉज एबल टू पुट हर नेक बैक टू एक्शन। तो वो ठीक हो गई लड़की। इस प्रकार के हॉरोस्कोप्स भी आते हैं मेरे पास, ये एक एग्जाम्पल है। तो बहुत विकट हॉरोस्कोप्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल धराली में ये कांड हुआ, जी। राइट, और न जाने कितने लोगों की जान गई। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, मिसिंग है। उनके बारे में उनके परिवार वाले जान नहीं पा रहे कि ये हैं भी कि नहीं है, या कहीं पर दबे हुए हैं। ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमको ये बताइए कि इस समय ये हैं कि नहीं है। उम्मीद रखें या उम्मीद हम छोड़ दें? प्रयास करें या प्रयास ना करें, और प्रयास करें तो किस डायरेक्शन में प्रयास करें। इस समय जब देखिए उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, वो सारे के सारे एनडीआरएफ लगी हुई है, सबके सब पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब किसी को अपना एक बहुत ही घर का एक प्रिय सदस्य नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे? भगवान के द्वार ही जाएगा और फिर वो पूछेगा कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। तो ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास कि अभी आए आपके हमको, पास जी कुछ लोग हमारे ऐसे? पास आए, वो पूछते हैं हमको और हमको बताने की चेष्टा करते हैं कि ये कार्य करिए या वो कार्य करिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो होती हैं। और मान लेते हैं आपने कुंडली देखकर आपको लगा कि आदमी है ही नहीं, तो बता देते हैं उनको फिर? उनको किसी और तरीके से बताया जाता है। बताने का तरीका डिफरेंट होता है कि आपको जो है ये करना चाहिए या वो करना डायरेक्टली चाहिए। मना नहीं करते होंगे? डायरेक्टली मना नहीं करते, लेकिन बात ये होती है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे थे कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसे हॉराइजन्स होते हैं जहां पर आपको पता करवाना ही पड़ता है कि ये क्या करें और क्या ना करें। इसका ये बिल्कुल सशक्त एग्जाम्पल ये है जो मैंने अभी आपको दिया है। कभी ऐसा हुआ विनय जी कि किसी कुंडली देखकर आपको लगा अरे भाई ये क्या निकला है आज की कुंडली में? अनएक्सपेक्टेड पढ़ लिया हो, ना बता पा रहे हो आप, ना छुपा पा रहे हो, कुछ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस इन सालों में? अ, एक नहीं, कई हुए हैं, कोई कई एक बता कई पाओ कई। यार। हाँ, एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक महिला आई मेरे पास और उनका बेटा पढ़ता नहीं था और वो बड़ी परेशान थी और वो मेरे पास हॉरोस्कोप लेकर आई बेटे का? बेटे का कि मेरे को आप बस ये बता दीजिए कि मेरा बच्चा पास 12वीं पास कर लेगा कि नहीं कर पाएगा। मैं इसको बाद में परचून की दुकान खुलवा दूंगी, लेकिन कम से कम 12वीं तो कर ले, कम से कम किसी से कहने वाली तो बन जाए कि बच्चे ने 12वीं पास कर रखी है। तो मैंने उसका बच्चे का हॉरोस्कोप देखा। हॉरोस्कोप प्रोफेशन के मामले में ठीक था, तो मुझे लगता था कि ठीक होगा, लेकिन उस समय उसका 6th हाउस और 8th हाउस की दशा चल रही थी। अब ये बात 6th हाउस जो कि ज्योतिष जानते होंगे उन्हें ये पता होगा कि ये बीमारी की दशा होती है, और 8th हाउस जो होता है वो इवेंचुअल डेथ की दशा होती है। ओह। तो उसका एक संगम था जिसको बोलते हैं, बहुत प्रबल मार्केश लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये पास करेगा या नहीं करेगा, इसको तो आप अभी फिलहाल के लिए साइड में रख दीजिए। सबसे पहले तो आप इसका इलाज कराइए, और इलाज के लिए अभी आपको कुछ पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आप अभी पढ़ाई के चक्कर में हैं। आप वास्तव में इसका फुल बॉडी टेस्ट कराइए और इसके अंदर क्या परेशानी है डॉक्टर से वो पूछिए, जबकि वो क्योंकि डॉक्टर इलाज के लिए आई नहीं थी? वो आई नहीं थी और वो 1.5 साल जो है जो टाइम था, जो खराब टाइम था, उसके 1.5 वर्ष का टाइम था जो कि खराब था। मैंने कहा ये 1.5 वर्ष के बाद ये क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है तो तर्क संगत होगा, तब मैं इसका आंसर करूंगा। तो वो लेडी बड़ी मतलब कि परप्लेक्स थी कि मैं पूछ क्या रही हूँ, वो बता ये क्या रहे बता हैं? क्या रहे हैं। एनीवेज वो चली गई और 1 डेढ़ महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने की बात होगी, 1 डेढ़ महीने के बाद जो है फोन आया कि वो लड़का जो है वो साइकिल चला रहा था और वो गिर पड़ा। और जब उसको लेकर गए, नोएडा का केस है ये, फोर्टिस पे लेके गए तो उन्होंने उसको डायग्नोज किया कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ओह। एंड देन वो एकदम उसको लेकर, रिकॉल हो? हाँ वो एकदम हुआ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, लेकिन उससे पहले वो चले गए वहां पर टाटा मेमोरियल बॉम्बे, वहां पर जाकर उसका इलाज शुरू कराया। और वो लकीली जो जिस डॉक्टर्स के हाथ में गया वहां पर कुछ पॉजिटिविटी थी।
1.5 साल, पौने 2 साल उसको लग गए, वो टू एंड फ्रो बॉम्बे से और Recover करते हो रहे, गया। वापस आ गया। और असीम अनुकंपा से वो बच्चा बहुत अच्छा है इस समय, ही इज डूइंग गुड इन हिज प्रोफेशनल करियर एज वेल। कुछ उसने अपना प्रॉपर्टीज वगैरह का काम कर लिया है, लेकिन वो बचा हुआ है। द लाइफ वाज सेव्ड, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट वाज बिकॉज कि वो, उनको ये जैसे ही पता चला कि कोई दिक्कत है तो उन्होंने डॉक्टर्स के पास गए, और उसके बाद जो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमने कुछ बताए हो कि इस मतलब वो प्रकार लेडी से। आपसे पूछने आई थी कि वो 12वीं पास करेगा कि नहीं जी, करेगा, और आपने बोला इसकी मेडिकल ठीक कराओ पहले। मेडिकल ठीक कराओ जी। वो हॉरोस्कोप में लिखा था वो उसके। हॉरोस्कोप के अंदर दशा चल रही थी, ट्रांजिट था उसके ऊपर, वो एक्टिवेटेड था, सुपर एक्टिवेटेड था, यानी कि परेशानी बिल्कुल सामने खड़ी थी, दरवाजे पे दस्तक देने वाली थी बस, और वो हो भी गया। मतलब हॉरोस्कोप में इतना स्पष्ट लिखा होता है। इतना स्पष्ट लिखा होता है कि अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ लिखा होता है कि आपको करना क्या चाहिए। और बहुत बार मैं आपके कितने वीडियोस देखता हूं, आप कितना अच्छा मोटिवेशन बोलते हैं, और मैं अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोटिवेशन तो व्यक्ति को होना ही चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे बच्चा 20 साल का है, 25 साल तक उसके अंदर सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद और एनर्जी होती है कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, लेकिन दरवाजा ढूंढना इंपॉर्टेंट है, दीवार को धक्का देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ये समझना भी चाहिए। अगर दरवाजा मिल गया तो फिर तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। उसमें जोश तो जुनून तो है ही जोश है। तो होता ही है, होता है, गलत लेकिन डायरेक्शन में दौड़ रहा है वो अब। गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा है, वो बता दीवार को ही धक्का लगा रहा है कि हाँ। मेरे को उस पार जाना है, बस बस मैं कर ही दूंगा, कर ही दूंगा, और बेचारा जो है वो मायूस हो जाता है, 28 29 30 साल तक आ जाता है कि यार मैंने कोशिश तो बहुत करी लेकिन कुछ हुआ नहीं। डायरेक्शन देना, एक बार उसको पता लग जाए कि मुझे क्या करना है, तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी आप रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। पहले तो ना विनय जी लोग कुंडली बनवाते थे किसी विद्वान से, अभी क्या सॉफ्टवेयर वगैरह इतने चल गए हैं, पता नहीं ऑथेंटिक होते हैं कि नहीं होते, ढंग से बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। पहले तो मुझे याद है हमारी भी वो एक येलो कलर की एक छोटी सी पतली सी किताब थी, जो लोग सुन रहे हैं या पुराने लोग हैं उनको पता होगा, जी वो हाथ से पंडित जी हमारे एक हरिद्वार में थे, वो बनाते थे प्रॉपर जी कि जी। ये कुंडली है, और उसमें जैसा लिखा होता था वैसा वैसा होता था। फिर सॉफ्टवेयर आ गए, फिर वो लैपटॉप का ज़माना आ गया। ऑथेंटिक होता है ये लैपटॉप वाला तामझाम? मेरे ख्याल से मैंने बहुत हॉरोस्कोप देखे हैं जो कि हाथ से बने होते हैं, और हॉरोस्कोप जो होते हैं वो पंडित जी बनाते थे पहले हाँ। हाथ से। वो उनकी गणित के ऊपर डिपेंड करता था कि उनको कितना हिसाब लगाना आता है। अगर पंडित जी गणित में थोड़े से हल्के हैं हम्म। तो वो दशाओं को थोड़ा सा बदल देते थे, क्योंकि उनकी गणित के अंदर प्रॉब्लम होती थी। तो हॉरोस्कोप के अंदर यदि कोई गलती है, अगर वो सॉफ्टवेयर में कोई गलती है, तो वो गलती यूनिफॉर्म तरीके से सब में है, और अगर वो सॉफ्टवेयर ठीक बना हुआ है तो फिर गलती मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर अच्छे माने जाते हैं उसके अंदर गलती नहीं होती है। ये जरूर संभव है कि जो हाथ से बना हुआ उसमें है प्रॉब्लम हो। उसमें गलती हो, यदि पंडित जी को गणित थोड़ी सी कम आती हो तो तो। मैंने भी ना अपनी उत्सुकता से जानने के लिए अपना हॉरोस्कोप निकलवाया है, कि मेरे को लगा विनय जी आ रहे हैं आज और हाथ कंगन को आरसी किया, तो मैंने भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट से अपना ये तामझाम निकलवाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज ना मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में कैमरे के ऊपर तो ये किया नहीं है, अब मुझे ये नहीं पता कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। तो मैंने अपना अभी आपके सामने अपनी मदर को कॉल लगाया और उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछा कि भैया डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमें बता दें। तो उन्होंने फिर मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया, तो फिर ये हमने प्रिंट आउट निकलवाया। तो मैं ये आपके सुपुर्द करता हूँ, और डर डर भी रहा हूँ थोड़ा सा कि पता नहीं इसमें क्या ही निकाल दोगे आप। जैसे उसको बोला कि तू 12th छोड़, तू अपना डॉक्टर को देख, कुछ ऐसा मत निकाल देना, बाकी तो मैं निपट लूंगा सब। तो दोस्तों, मैं आप सबकी परमिशन से विनय बजरंगी जी के हाथ में भूत भविष्य वर्तमान देने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा अच्छा बोलेंगे। तो विनय जी, ये है मेरा जन्म कुंडली। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स सी कि इसमें क्या निकलता है, राजा बनेंगे कि रंक, आप बताइए। दो आज देखी जाएगी, आज जो जो है मैं आपको आज जो होगा देखा जाएगा, राम भली करेंगे। तो चलिए आपके हॉरोस्कोप पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आपको ज्यादा चिंता अरे ये तो मेरी आपने वेबसाइट से निकाला हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अच्छी जगह से निकाला है। bajrangi.com से तो निकाला है आपने, तो बिल्कुल ठीक निकला होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ है और ये बात है। तो अब मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताता हूँ, हो रही है लेकिन मुझे मैं आपको आपके वर्तमान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ आपके पिछले जन्म के बारे में। ये आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और खराब भी लग सकता है, क्योंकि वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बंद करो, रहने दो आप। अरे आपने कोई जानवर जूनवर बना दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाई हमने थोड़ी सी। तो ये आपका जो है लगन चार्ट है, वेरी गुड। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे शुरू में प्रोग्राम के, कि जो लगन चार्ट होता है वो आपका
तकरीबन 2 घंटे बराबर रहता है। तो जैसे आप वो ट्विंस वाला मामला था अच्छा कि अच्छा। वो इसके अंदर पर, लेकिन हमको चाहिए होते हैं अंदर के चार्ट्स। तो अंदर के चार्ट्स ये हैं जो कि हर 50 सेकंड 40 सेकंड के बाद भी बदल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली ऑल बात तो ऑल आप इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एवरीथिंग इज वेल। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो हैं, आहा, ओके, पिछले जन्म में मानव ही थे। ओहो, चलो Nice. शुक्र है जानवर तो नहीं थे। तो ये आपका गुरु का जो पोजीशन है वो इस समय जब आपका जन्म हुआ तो मिथुन राशि में थी, और ये पंचम भाव के अंदर है। तो 12 12 12 12 144, यानी कि आपका जो पुराना बर्थ है वो गुरु जब वृषभ में 112 साल 114 साल पीछे रहे होंगे तब हुआ होगा। ओके। और कहाँ पैदा हुए हैं आप? ये हो गया आपका पंचम भाव में, ये आ गया आपका शनि। साउथ में आपकी पैदाइश है, और आपका जो काम है वो मंदिर से डिनोटेड है। मंदिर में काम था आपका। लेखन पठन करते थे आप मंदिर के अंदर। ठीक है सर। अरे आपका वाह, और मेरे पास, आप साउथ में पैदा हुए थे, साउथ में। साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत पिक्यूलियर जगह पैदा हुए थे। और मैं आपसे पूछता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे इस कुंडली में नजर आती हैं। यू वर अकाउंटेंट ऑफ ए वेरी फेमस टेम्पल इन साउथ इंडिया in the year 1850-55. You were at the helm of the affairs in South India. आप एक बहुत अच्छा काम करते थे, और वहां पर आप एक बहुत अच्छा बाद में आपका प्रोग्रेशन भी हुआ वहां पर, अकाउंटेंट रहते हुए एज अ कीपर फॉर द टेम्पल्स। यू ग्रेजुएटेड फॉर गिविंग सरमन्स ऑल्सो, यानी कि आप वहां पर बात भी जो है लोगों को सुनाया करते थे, जो आपने सीखी होंगी इधर उधर, जो भी वहां पर नामी गिरामी पंडित रहे होंगे। आपका नाम रा से रहा होगा, रा अच्छा। शब्द है उससे नाम रहा होगा। और क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर प्रचलन होता है कि जो नाम होता है वो नॉर्मली भगवान के नाम पे रखते हैं, वेंकटेश्वर ये वो, तो आपका नाम रा से रहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि रमन आपका नाम हो सकता है उस समय पिछले जन्म के अंदर। और आप अकाउंटेंट रहे हैं 1850s के आसपास की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब वहां पर आप अकाउंटेंट थे, और आप ग्रेजुएट हुए हैं वहां पर, और आप सरमन्स भी देते थे वहां पर। आपके पास बहुत अच्छी विद्याएं थी वहां पर जो आप लोगों को दिखाते थे। आप लोगों को फैसिलिटेट करते थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। आप लोगों को पैरिटी में रखते थे, डिस्पैरिटी में नहीं रखते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई राजा आ रहा है तो आप उसको प्राथमिकता देते थे, और आप किसी ने आपको ज्यादा डोनेशन दे दिया मंदिर के अंदर तो आपने जो है उसको ज्यादा आपने उसको लाइन में आगे कर दिया। ऐसी पैरिटी आप रखते थे वहां पर, यानी कि राजा और रंक सब आपकी निगाह के अंदर बहुत समान रूप से थे। और एक मरकरी यहां बैठ गया, आपके ऊपर दोष भी लगे हुए हैं एक दो, वो भी मैं उसके बताता हूं क्या दोष हैं जो आपको इस जीवन में ठीक करने हैं। और वो जो दोष हैं उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। लेकिन वहां पर आपका मान सम्मान जो है वो काफी अच्छा रहा, एंड यू वर देयर till the very end of your life, right? And you died in your previous birth at the age of 76 years of age. ये भी बताता है। Yes, वो गुरु, एक्चुअली गुरु के ट्रांजिट होते हैं। ओके ओके। 12 साल का ट्रांजिट होता है कुंडली के ऊपर से। 1876 1876 was the year in which you left this world, and then you entered into this life again after a gap of nearly 100 years. You gap, आपका 100 साल आपका जो है वो एक जो धर्म काथे थे वो पूरे नहीं थे। वो आपने, जैसे होता नहीं पेपर्स होते हैं कि अब ये पेपर ले आओ, ये पेपर ले आओ, वो पेपर 2-3 पेपर कम थे आपके। और वो पेपर जो आपके कम थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं कम क्या थे। वो आपको इस जीवन में ठीक करने पड़ेंगे, वरना वो आगे भी आपके कम्युनिटी के अंदर आ जाएंगे। और वो ये था कि आपने जो मंदिर का जो वो था, जो मंदिर को पूरा कंट्रोल करता था, पूरा का पूरा सेटअप, जो सूर्य का सेटअप होता है, यानी कि मंदिर को कंट्रोल करने वाला सेटअप होता है, उस सेटअप के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। आपने रूल्स के बियॉन्ड जाकर कुछ काम करने शुरू कर दिए थे, एंड दैट वाज नॉट टू ग्रीस योर पाम्स, इट वाज टू ग्रीस द पब्लिक। आपने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जैसे कि अनाथ आश्रमों के अंदर आपने
अनाथ बच्चों को पैसा देना शुरू कर दिया था। मंदिर से वीनस, निकाल के। मंदिर से निकाल के। वीनस, शुक्र भी बैठा हुआ है सूर्य के साथ, आपने कुछ वहां पर लेडीज को एम्प्लॉय किया था जो कि उस रूल्स के अंदर नहीं आता है। साउथ इंडिया के अंदर हो सकता है कि रूल्स के अंदर ना आता हो, आपने वो किया था और इस कारण से आपको ये दो दोष जो मैं आपको बता रहा हूं ये लगे हुए थे। तो इस बार भी आपको वीनस और सूर्य यानी कि अपने मर्जी से किसी और की निधि के अंदर, निधि का मतलब जो भी पैसा किसी के पास आता है, आपको थोड़ा सा अपने आप को संयम रखना पड़ेगा। एंड दैट इज द कर्मा करेक्शन दैट यू हैव टू डू इन दिस बर्थ, अदरवाइज द हॉरोस्कोप इन द प्रीवियस बर्थ इज एग्जाम्पलरी। और आपको इस बार उसके अंदर अपनी एज को प्रोलॉन्ग करना है, 76 से बियॉन्ड जाना है। एक गुरु की दशा आपको और इसके अंदर बढ़ानी है, यानी कि 76 के अंदर 12 और जोड़ने हैं कम से कम। तो इस बार आप 88 ईयर्स तक रहें, ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है अपने हॉरोस्कोप के प्रति। तो उसके लिए अपना बॉडी का खान पान ये वो सब आपको फिट रखना है। और दूसरी बात ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ के रखेंगे तो बहुत अच्छा आपके साथ होने लग जाएगा। फिर में तो घबराहट सी हो रही है यार सुन के यार। नहीं, मैंने तो अभी तक कोई आपको ऐसी नेगेटिव बात नहीं बताई है। 2-3 बातें इसमें ऐसी नेगेटिव भी हैं जो कि मैं बता सकता हूं लेकिन मैं बताना नहीं चाहता ऑन एयर। ठीक है, लेकिन ओवरऑल द हॉरोस्कोप इज नाइस एंड यू विल ग्रेजुएट इन वेरी नाइस। नहीं बता दो नेगेटिव बात ऐसी कोई बात। नहीं वो नहीं, हम तो हर औजार झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट इज देयर एंड गुण दोष से तो पृथ्वी भरी पड़ी है। एंड आई एम आफ्टर लुकिंग एट दिस हॉरोस्कोप एंड द दशा दैट यू आर रनिंग नाउ, दशा जो होती है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो दशा अभी चल रही है और फिर मैं इसको 1876 1850 के आसपास लेके जाऊं तो मुझे ये पता चलता है कि आपकी दशा और ट्रांजिट उस समय का आपको एक बहुत प्रोमिनेंट मंदिर का एक कोषाध्यक्ष बना सकता है। यानी कि अगर हम सपोज बात करें, अगर मैं इसको बिल्कुल कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि आप जगन्नाथ धाम के कोषाध्यक्ष रहे हों, राइट, जगन्नाथपुरी के आप वो रहे हो, कोषाध्यक्ष रहे हो। मैं वैसे मुझे जगन्नाथ जी बुलाते हैं, मैं हर साल जाता हूँ दर्शन करने तो के लिए। वो आप उसके कोषाध्यक्ष रहे हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमें आज तक पता नहीं वहां कितना पैसा है, आपको उस समय पता होगा कितना पैसा है, तो आप हमको बताइए कि साहब उनके पास क्या माल है। तो भाई मेरे को तो खैर आइडिया नहीं है कि उनके पास क्या माल है, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ, मेरी ऑडियंस को भी बता देता हूँ कि मैं हर साल जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता ज़रूर हूँ पिछले कोई 17-18 बरस से, क्योंकि कोइंसिडेंस ऐसा है कि जो मेरी धर्म पत्नी है वो उड़ीसा की हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जब से मेरा शादी हुआ है 2006 में, तो उसके बाद से वो मैं वहाँ जाना शुरू किया हूँ। तो हर साल दिसंबर में वो मुझे बुला लेते हैं और मैं वहाँ चला जाता हूँ। एंड दिस इज कर्मा कॉलिंग फॉर दैट मैन। अब आपको अब आप इसको कोरिलेट ये फिर मिल रहा है यार, ये तो फिर मिल रहा है। अब आप जाएंगे ना वहां पर, अब आपको, अब जैसे मैंने आपको ये बात बताई है, नेक्स्ट टाइम यू गो आपको ना वहां से बहुत अच्छा कनेक्ट मिलेगा। आप कुछ चीजों को छूने की कोशिश कीजिएगा, यू विल फाइंड दैट एज इफ यू हैव यू हैव सीन दैट, यू हैव थॉटफुली सीन दैट बिफोर। ये आपको मैं ये सबसे अच्छा लगा मुझे आपसे जानकर कि भगवान के पास ही थे पिछले जन्म में भी। जी। भगवान से जुड़े ही काम कर रहे थे, है ना। अगले जीवन के अंदर भी भगवान के पास अगले वाला तो अगला भी बना सकता हूं मैं, आपका अगला भी बना सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी आपके पास काफी सारे वर्किंग ईयर्स हैं और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है। जो मैंने आपको 2 कर्मा करेक्शन बताए हैं, इसको करना बड़ा नितांत आवश्यक होता है कि अगर आपने उसको करना शुरू कर दिया तो जीवन जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर अच्छा जिद्दीपन है, यू आर अ स्टबर्न पर्सन 100%। और वो स्टबर्ननेस को जो है वो थोड़ा सा आपको मेलो डाउन करना है कि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि एक ही लाठी से सारी भैंसों को नहीं हाँकना चाहिए। ठीक बात। तो दिस इज समथिंग, ये मेरी ड्रॉबैक भी है। हाँ, ये मेरा ड्रॉबैक भी है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू, जैसे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, किसी से नाराज हो जाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अब तो इसको भगा दो, इसको भगा दो, जिंदगी से बिल्कुल निकाल ही दो इसको। और इसके अंदर अपने धन का नाश करने का योग है, अपने पैसे को समाप्त करने का योग करता ही हूँ। केतु बैठा हुआ है सेकंड। मेरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना दुश्मन। तो ये हमारे ये कर्मा करेक्शंस होते हैं जो हमको अपने अंदर करने होते हैं। अभी कर्मा करेक्शंस में क्यों बता रहा हूँ, आपका जो चक्र है, आत्मा का चक्र है, ये इसका इवेंचुअल गोल क्या है? इमेंसिपेशन। इसका है हमको मोक्ष मिलना है, यानी कि बैकुंठ धाम में श्री चरणों में पहुंच जाए और हमारा जीवन आवागमन मुक्त हो जाए। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आवागमन को मुक्त करने के लिए ही स्टेप है जो कि होना चाहिए।
अगर आपने ये धीरे धीरे संशोधन करने शुरू कर दिए, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, अगर वो मैं सब बताना आरंभ करूं तो आप जो नहीं, फिर ऑफ कैमरा कुछ बात कर लेंगे हाँ, वो आपसे। फीस लेके करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल, यू डिजर्व इट। तो ये जो है, ये हम करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हमारा कुंडली विनय बजरंगी जी ने सबके सामने पब्लिसाइज कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन अच्छा लगा कि भाई कोई चोर उचक्के नहीं थे, कोई गुंडे नहीं थे, भगवान के क्या बोलते हैं चरणों में थे, और भगवान इस जन्म में चरणों में रखे, अगला जन्म दे तो भी चरणों में रखे, ना दे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे ये तो हमारी पर्सनल बात होगी। अब अगला जन्म आने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया, आने वाला है। अभी तो कुछ टाइम तो रहूंगा इस दुनिया में, अभी बहुत टाइम रहेंगे, मतलब रवानगी मत कर देना। आपका अभी जीवन भी बता दिया मैंने सर, आपको 76 से 12 जोड़ने हैं। अच्छा, इतना रहेगा? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, तो लंबा कर दिया, लेकिन इतना जल्दी, इतना ज्यादा मतलब मैं इतना देर रुकना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ यार अपना काम करे और निकल लें यार। अच्छा, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर, युवा, जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन समहाउ वो सक्सेस उनको नहीं मिल पा रहा, और अब वो कैसे चेंज करें, क्या चेंज करें? कुंडली तो बदल नहीं सकती, वो तो जो बन गई सो हमेशा के लिए बन गई। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं, वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं यार। तो बड़ा कंपैरिजन करते हैं बड़े सारे लोग यार कि हम तो सुबह से रात तक दौड़ रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, और उसको देखो वो तो कम वक्त कुछ करता नहीं ज़्यादा। जैसे हमारी तरफ लोग देखते होंगे, बोलते होंगे यार ये तो कुछ नहीं करता, इसको ना अकल है ना शक्ल है, लेकिन फिर भी कामयाब है, और वो सोचते होंगे हम तो कितनी मेहनत करते हैं और हम नहीं कमा पा रहे। तो ये जो कहानी है, तो क्या करें वो लोग? देखिए, ये वाला आंसर तो आप ही दे सकते हैं कि अगर आपको कोई कहता है कि ये कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है, और फिर भी लक्ष्मी मेहरबान है, मान हाँ, लीजिए, नहीं, लोगों को लगता ही होगा। तो आप उसको क्या आंसर करते होंगे कि तुम्हें क्या पता, व्हाट यू नो दैट व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव वेंट थ्रू। ऐसा नहीं होता कि हमेशा प्लेट पे सब कुछ पड़ा होता है। हाँ, पड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी नजर होनी चाहिए, हमारे एफर्ट्स होने चाहिए उसको गैदर करने के लिए। हमारे जो युवा हैं, जो कि मेहनत बहुत करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उनको मैं कहूंगा वो मिसगाइडेड मिसाइल्स की तरह रहते हैं कि पूरी शक्ति है, पूरा उनके पास फ्यूल तो भरा हुआ है, पूरा फ्यूल है उनके पास, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो मिसगाइडेड है। अच्छी नौकरी चल रही है, छोड़ के बिजनेस करूंगा क्योंकि मेरी वजह से लाला कमा रहा है, मैं क्यों ना कमाऊं। ये भी रहता है कभी कभी। बहुत लोग क्या होता है कि बिजनेस के अंदर वो वाला काम कर रहे होते हैं जो कि किसी ने उनको समझा दिया होता है, पीयर प्रेशर में काम करना शुरू करते हैं, और उसके बाद उनको हम जो मर्जी कह दें, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कि 35 साल से लेकर 50 साल तक हैं, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, और उसके अंदर बस इतना ही कर पा रहे हैं कि बस दाल दलिया चलता रहे, थोड़ा 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 थोड़ा, और वो आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे, उसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे, जबकि मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हॉरोस्कोप के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक हॉरोस्कोप के अंदर लक्ष्मी योग है, हर एक हॉरोस्कोप के अंदर धन योग है, हर एक हॉरोस्कोप के अंदर कुबेर योग है, लेकिन वो कैसे छुपा हुआ है, कितनी परत के नीचे है, ये समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमको वो खोदना हो, और हमको खोदना हो फावड़े से, और हम जो है वो हम सुई से खोद रहे हैं, हम मतलब कि डायरेक्शन हमारे ठीक ना हो। तो यदि वो अपना हॉरोस्कोप किसी ढंग के व्यक्ति को दिखाएं, तो निसंदेह वो उनको ये बता सकता है कि भाई तुम्हारा लक्ष्मी योग जनित होगा, तुम ये काम मत करो, ये काम कर लो, इस काम के अंदर तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स होंगे वो अच्छा है। अरे बहुत बार लोग क्या होता है कि दूसरों से ईर्ष्या हो ही जाती है, कि लगता है कि यार वो कुछ नहीं कर रहा, मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूं, हो सकता है कि मेरे एफर्ट वहां पर लगने ही नहीं चाहिए जहां पर मैं डाल रहा हूं, मेरे एफर्ट कहीं और लगे, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो आप अगर गलत एफर्ट डाल रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि अपना एक बार हॉरोस्कोप एग्जामिन जरूर कराना चाहिए और दिखवा लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विनय जी, एक बात बहुत सारी मूवीज में भी क्या कहते हैं, मुझसे आपसे बात करते करते मेरे जहन में आ गई कि वो जो टाइम की कहानी होती है, जैसे कुछ मूवीज बनी हैं जिसमें वो एक जहाज गायब हो जाता है और फिर क्या बोलते हैं वो 20 साल के बाद लैंड होता है, तो मालूम चलता है कि समय 20 साल आगे गुजर चुका है। ये कहानियां हैं या एक्चुअली में भी कुछ इस तरह का होता है? आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? पकड़ पा रहा कि एक वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो एक जहाज गायब हो गया, तो
उड़ता उड़ता गायब हो गया तो लोगों को लगा कि चलो कोई क्रैश क्रूश हो गया उससे 40 साल 50 साल के बाद, और जहाज़ का पायलट कॉल करके पूछ रहा होता है कि हम लैंड करना चाहते हैं, अब मेरा फ़्लाइट नंबर ये है, तो सामने वाले बोलते हैं अरे ये फ़्लाइट नंबर तो 40 साल पहले गायब हो गया था। तो जब वो लैंड करते हैं तो सब नॉर्मल ही होता है, मतलब जैसे टेक ऑफ किया वैसे उन्होंने तो नॉर्मल टेक ऑफ किया, नॉर्मल लैंड किया, लेकिन मालूम चला कि वो कहीं टाइम जोन में खो गए और 40 साल के बाद लैंड कर रहे हैं, और सब बूढ़े हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए, मतलब ऐसा भी होता है कुछ? फिक्शन है ये सब, कुछ नाटकबाजी है सब नाटकबाजी है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ऐसा हो सकता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने किसी को मम्मीफाई कर दिया और वो सो गया पिरामिड्स के अंदर, और हमने किसी तरीके से उसको रिवाइव कर दिया, तो वो 2500 साल के बाद सो के उठेगा, तो वो कहेगा हाँ। लेकिन हमको पता है ना कि वो सो रहा था 2500 साल से, हमें पता है कि वो जो है नहीं था, लेकिन वो कि पूरा का पूरा प्लेन गायब हो गया या पूरा का पूरा एक शिप गायब हो गया, वो सारी की सारी फिक्शियस चीजें हैं। हमारे पुराणों के अंदर ये कथाएं हैं जिसके अंदर लोग टाइम ट्रैवल करते हैं। जी जी जी, वो करते हैं। बहुत सारे हैं, आपको पता होगा कि जिनको अमरत्व मिला हुआ है वो वास्तव में होते हैं। 7-8 लोग हैं जो अमर हैं, और उनके लिए साधना चाहिए, उनसे ऐसा मिलना ऐसा आसान काम नहीं है, नामुमकिन है हमारे ऐसे लोगों के लिए तो। हाँ, तो उसके लिए साधना चाहिए। 1000 साल यदि भी नहीं लगेंगे। आप उस साधना का लेवल अचीव कर चुके हैं तो आपको उनसे मुलाकात भी हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो है वो पुराने टाइम्स को इस टाइम के अंदर देखते हैं, उससे सीखना जरूर चाहिए कि क्या हमको करना चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए जीवन को ठीक करने के लिए। विनय जी, ज्योतिष विद्या में ऐसा क्या कमाल की चीज़ है जो 2-3 आप ऑडियंस को बताएं, जिसको सुनकर ना ऑडियंस को लगे अरे वाह यार ये भी होता है, मतलब जो किसी ने ना सुनी हो, आपने भी कभी बताई नहीं हो, किसी आप भी पॉडकास्ट में जाते हैं, दुनिया आपसे मिलती होगी, कुछ 2-3 चीज़ें ऑडियंस को ऐसे बता दें कि वो घर जाके अपना हॉरोस्कोप निकालें या देखें, या आप बताएं कि यार ये भी होता है ज्योतिष विद्या में। देखिए कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके हाथ में कुंडली आपकी एक्चुअल होनी चाहिए, और एक्चुअल कुंडली के लिए आपके पास आपका टाइम ऑफ बर्थ ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 50-40 सेकंड के अंदर भी फर्क हो सकता है, ये होना चाहिए। और गुरु की पोजीशन पता होनी चाहिए कि मेरे गुरु की पोजीशन क्या है, और सैटर्न की पोजीशन पता होनी चाहिए, उनका इंटर रिलेशन पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात यह है, आपके मेहनत को कितना करस्पॉन्डिंग फल मिलने वाला है, ये हॉरोस्कोप के अंदर लिखा होता है। जैसे ही कोई मुझे अपना हॉरोस्कोप देखता है तो मैं जैसे ही पढ़ता हूँ कि इसका, जैसे एक आपने पूछा था कि ये कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन फायदा कुछ नहीं हो नहीं होता, होता। या कम मेहनत करता हूँ, ये कुंडली के अंदर पहले ग्लैंस के अंदर एस्ट्रोलॉजर को पता लग जाता है कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है कि ही इज अ पर्सन जो कि कर्मा ओरिएंटेड है, या फिर ये बिल्कुल रिलैक्स होके मजे लेने वाला है, या ये दोनों काम करेगा लेकिन इसको मजे नहीं आने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये कोई भी आपको डिफेक्ट बताता हूं कि ये डिफेक्ट आपके हॉरोस्कोप के अंदर है, तो इसका मतलब ये डिफेक्ट है ही नहीं, ये आपको एक तरीके की अमृतवाणी मिल गई है, इसका उसके अंदर उपाय भी छुपा होता है कि ये इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे। यदि मैं कहता हूं कि आपको ये फल नहीं मिलने वाला, तो ये फल नहीं मिलने वाला, तो इसके अलग क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सब कुंडली के अंदर छुपा हुआ होता है। तो अगर सपोज कोई व्यक्ति आपकी कुंडली पढ़कर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात बोलता है कि शादी नहीं चलने वाली, या शादी टूटने वाली है, या फिर बिजनेस नहीं चलेगा, या करियर नहीं चलेगा, तो ये कैसे चलेगा, ये उसके अंदर छुपा हुआ होता है। ये पढ़ने वाला इस लेवल पे अगर पढ़ दे तो हॉरोस्कोप के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। ये जो कुंडलियाँ मिलाते थे पहले, अब तो कम हो गया धीरे धीरे, कि जब दो लोगों की शादी होती है तो कुंडली मिलाते हैं, तो ये मिलाते कैसे हैं, और ये कौन सा मैथमेटिक्स है कि कुंडली मिला के इतने गुण मिल जाएंगे तो भैया मामला ठीक हो जाएगा, और ये नहीं मिलेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा? ये एक रूल है, मतलब ये सही होता है वैसे? ये ठीक होता है, लेकिन गुण सिर्फ गुण नहीं होते कि आप ये मत सोचिए कि गुण से काम हो जाएगा। मतलब सुख मिलेगा जीवन के अंदर? मैं इसको इस तरीके से कोट करता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल कहानी है कि राम जी और सीता जी की कुंडली तो बहुत शानदार रही होगी, बहुत अच्छा विवाह हुआ, लेकिन सीता जी ने तो जीवन भर दुख ही पाया। मतलब इतनी अच्छी जगह उनका ब्याह हो गया, इतने बड़े परिवार में वो चली गई जिनके पति स्वयं भगवान थे, लेकिन जिंदगी में तो दुख ही दुख पाया, सुख तो मिला नहीं उनको। आपका कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि श्री राम से उनकी शादी हुई सीता मैया की, तो वो राम है,
और वो सीता हैं, 7,000 साल के बाद भी हम उनको याद करते हैं। अगर उनका विवाह ना हुआ होता तो आप सीता मैया को याद नहीं कर रहे होते आज। आप सीता मैया की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उनके मंदिर नहीं गए होते। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ उनके अपने सुख का मामला हो, ये एक वैश्विक सुख की बात भी होती है, पूरे कुटुंब की बात होती है, पूरे वसुधैव की बात होती है। कि हम जब बात करते हैं किसी के दो के मिलान की, तो सिर्फ उनके व्यक्तिगत सुख की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम परिवार की बात कर रहे उनकी होते हैं। वजह से कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, कितना कितने लोगों को क्या कुछ सीखा होगा आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है। और इसी प्रकार से जब कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर हम ये नहीं देखते कि भाई ये दो जो शादियां होंगी वो आपस में कितनी अच्छी चलने वाली हैं। शादियां होती हैं वो परिवार की शादी होती है। हाँ, आजकल तो कहते हैं कि वो लड़की की कुंडली तो सास से मिलानी चाहिए। पति से तो बाद में मिलाओ, सास से पहले मिलाओ, जिसके साथ उसने पूरा जीवन गुजारना है। पति तो बेचारा सुबह निकलेगा, रात को आएगा। तो ये अंश जो होता है ना, वो कुंडली के मिलान के अंदर होता है कि परिवार में कितना अच्छा चलने वाला है, दूसरे परिवार कितना अच्छा उसको अडॉप्ट करने वाला है। वो एक कली जो किसी की कहीं पर नर्सरी में थी, वो कली जो है वो जब इस बगिया में लगेगी तो वहां पर उसको वो वाला प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कुंडलियों के अंदर दिखाई देता है। तो ये सिर्फ गुण मिलान से नहीं होता, हमको बाकी और प्लैनेट्स को भी मिलाना होता है। गुण मिलान तो सिर्फ एक प्रारंभिक जांच होती है कि हाँ शादी कर भी सकते हैं या आगे हम मिला भी सकते हैं कि नहीं। तो जो लोग सॉफ्टवेयर में डाल के देख लेते हैं कि 28 मिल गए, 32 मिल गए, 30 मिल गए, 36 तो मिल गए। उसके बाद जो है वो हमसे भी बात कर लेना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये बताना चाहिए कि कौन से नहीं मिले। कि जो 2 नहीं मिल रहे वही इतने खतरनाक हैं जो बाकी 30 को ले डूबेंगे। तो ऐसा होता है कि बहुत बार शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते, या शादी होने के बाद कोर्टशिप चली 10 साल और शादी चली 2 महीने। ऐसा भी होता है कि वीनस की कंपैटिबिलिटी नहीं होती, यानी आपसी जैसे ही वो एक युगल के अंदर कन्वर्ट हुए और वो जो प्रेम था वो समाप्त हो गया, उनके बीच में अब रहा ही नहीं। विनय जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि मेहनत करो, एफर्ट्स डालो, हार्ड वर्क डालो। आप जो एस्ट्रोलॉजर भाई साहब हैं, ये कहते हैं ग्रह हो अगर, और समय सही होना चाहिए काम करने के लिए, और मैं बोलता हूँ देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। अच्छा काम करने के लिए तो सभी समय अच्छे हैं। और समय के जहाँ तक मैं फिर वापस जाता हूँ आपको लेकर, तो राम जी और सीता जी ने तो बहुत कुंडली देखकर ही ब्याह किया होगा दोनों ने, है ना। बेस्ट समय निकाला होगा कि इस दिन राजा बनाएंगे, हुआ क्या? 0 सन्नाटा है। तो फिर यहाँ ज्योतिष विद्या काय को फेल हो जाती है। उनकी कुंडली तो देखी थी उस गुरु ने जिनको ब्रह्मांड उनके बिल्कुल उंगली पे था, भूत भविष्य वर्तमान सब पते थे। कुंडली देख के ही तो निकाला होगा ना कि फला दिन तेरे को राजा बनाएंगे। कहाँ बने राजा? चलिए, और मेहनत कहाँ आती है बीच में? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक साधारण वो राजा होते और एक साधारण रानी होती तो हम उनकी आज चर्चा ही नहीं कर रहे होते। हमारा उनका जो प्रयोजन था इस संसार में आने का, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रयोजन था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा दोबारा से पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि उनके गुरुजी ने जबरदस्त कुंडली देखी कि भैया राम जी की कुंडली के हिसाब से आज के दिन को उनको राजा बनना चाहिए, लेकिन उनकी तो जो भविष्यवाणी थी सुपर फ्लॉप हो गई। तो जब उन जैसे गुरुओं की भविष्यवाणी सुपर फ्लॉप हो गई तो विनय बजरंगी जी और बाकी एस्ट्रोलॉजर कौन से खाते में आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उनकी कोई भी भविष्यवाणी फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि उनकी तो भविष्यवाणियां सारी की सारी जो है पहले रामायण के रूप में लिखी गई थी। कोई भी भविष्यवाणी फ्लॉप नहीं हुई। बात यह है कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ का, और वो पर्पस जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है या पूरे समाज के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है, ये देखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको फिर कहता हूं कि यदि वो एक नॉर्मल बहुत अच्छी तरीके से पति पत्नी का जीवन व्यतीत करते, राजा बन जाते, तो राजा बन जाते, वनवास नहीं होता, तो हमको कौन श्री राम थे हमें पता ऐसे हजारों राजा ने राज किया ना, कौन नाम जानता है? कोई नहीं जानता, पर उन्हीं का जानते हैं जिन्होंने वनवास भोगा। बिल्कुल भोगा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो पूरी की पूरी कायनात को बदलने आए थे। मेहनत का क्या रोल है? क्योंकि मैं बात करता हूँ मेहनत की, हार्डवर्क की, आप बात करते हो ग्रह की, दशा की, सही समय की, तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इनका संगम होगा या आप और हम ऐसे लड़ते रहेंगे जीवन भर? नहीं, इनका संगम है। मैं कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करता ग्रह की, मैं बात भी मेहनत की ही करता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। कर्मा प्रोपेल्स लक, कर्मा इज द प्रोपेलर ऑफ लक। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको लक नहीं मिलेगा। लक जो है वो आइसिंग ऑन द केक होती है। अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको आइसिंग भी
चेरी है करने की जगह ऊपर, मिल जाएगा, चेरी लगी है वो। ऊपर। अगर वो नहीं मिलेगा, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, आराम से सो जाएंगे, तो हो सकता है कि प्रारब्ध में आपने बहुत कुछ किया हो, तो उसका आपको भी किराया आ रहा है, चलता रहेगा, कोई पुरानी बात प्रॉपर्टी नहीं। खरीदी थी प्रॉपर्टी पिछले जन्म खरीदी, में, आपके आपने खरीदी थी या किसी और ने पिताजी ने खरीदी खरीदी थी थी। और आपको मिल गया, वो चलता रहेगा। लेकिन आपका जो लक काम करता है वो कर्म से ही करता है, और जब तक आप कर्म नहीं करते तब तक कर्म में संशोधन नहीं होता। संशोधन, जो आपका पिछला जीवन है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा आगे। यदि आपने उसके अंदर चेंजेस नहीं किए तो कॉपी पेस्ट करने थोड़ा ना आए हैं, वरना तो कहीं पर हम जाएंगे ही नहीं। तो ग्रह दशा से मैं ये बताता हूं कि कौन से कर्म आप जो कर रहे हो उसके अंदर और क्या पॉजिटिविटी कर दो, कैसे उसके ऊपर आइसिंग आ जाए, कैसे प्लम्ब हो जाए, ताकि आपको मौज आनी शुरू हो जाए, ताकि आत्मा को मौज आनी शुरू हो जाए, यानी कि आत्मा का जो काम है वो काम सिद्ध होना आरंभ हो जाए। मतलब ये कॉम्बो है दोनों चीजों का, हार्डवर्क बिल्कुल, का और थोड़ी सी बिल्कुल, साइंस का। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी भी साइंस ही है ना एक। इट इज 100% साइंस, 100% साइंस। यार मेरे को तो आपसे बात करके मतलब मेरे को तो आपने जब से मुझे अपने पुराने जन्म के बारे में बताया, मैं उत्सुक हो रहा हूँ आगे आगे वाले में जानने के लिए कि भाई आगे वाले में हम ऐसा कुछ ना करें कि भाई कोई भगवान उठा के कोई योनि में ऐसे फेंक दे कि हम उलझते रहें। देखिए, जब मैं आपके पिछले जन्म को पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके जन्म को पढ़ रहा हूँ, मैं आपके परिवेश पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी भार्या यानी कि आपकी धर्मपत्नी पढ़ रहा हूँ, मैं आपके बच्चों को पढ़ रहा हूँ, उस समय के बच्चों को पढ़ रहा हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इस जीवन में आपके साथ किस प्रकार से कनेक्टेड थे। ओके। क्या आपका परिवार वही था? क्या आप अपने कोई पूर्वज थे? राइट, ये क्या आप अपने कोई पूर्वज रहे हैं? दैट वेज ऑल्सो द हॉरोस्कोप इज वेरीफाइड। उससे आपकी आत्मा का ट्रैवल पता लगता है कि कैसे आपकी आत्मा ट्रैवल कर रही है, और आपको कितने और जीवन अभी शेष हैं अगले मोक्ष तक मिलने के लिए। या तो कभी होगा ही नहीं। या कभी होगा नहीं, मतलब अभी अगर प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, 12 जन्म आगे तक पढ़ते हैं। यदि 12 जन्म में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 12 में तो हो ही नहीं रहा, तो गई आपकी गाड़ी 1200-1300 साल के लिए तो चलेगी, कम से कम चली गई। तो ये पढ़ लिया जाता है कि हाँ, अगले 2 साल में हो रहा है, 200 साल में, 2 जन्म में हो रहा है या 3 में हो रहा है, तो हाँ मेहनत करो भाई, हो सकता है कि ये और पहले प्रीपोन हो जाए और तुरंत ही आपका जो है काम होना अच्छा होना शुरू हो जाए। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ना सच क्या है झूठ क्या है ये बड़ा मुश्किल है पहचानना। अब एस्ट्रोलॉजर तो आप जैसे भाई साहब और भी होंगे, 10 20 50 100 बाढ़ ही आ रखी है। बिल्कुल। और ऐसे ही बाबा जी भी बहुत सारे हैं जी। बाबाओं की बाढ़ आ रखी है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो अभी एक बड़े कंट्रोवर्सी चल रही है एक अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के ऊपर कि जो क्या कहते हैं लेडीज़ हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि मैं अभी कैमरे मतलब माइक पे नहीं बोलना चाहता कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ख़राब होता है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए टाइप। अब उसके पक्ष में भी लोग उतर गए हैं और विपक्ष में भी लोग उतर गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप वाली जो कहानी है ये आज होती है या पहले भी होती थी? देखिए, हॉरोस्कोप के अंदर ये सब बातें पॉसिबल होती हैं। अच्छा, हॉरोस्कोप में मालूम चल जाता है कि आदमी 4 जगह मुंह मारेगा या नहीं मारेगा टाइप, वो बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। आपके पास आता है ऐसा कोई? आप देखते हो भाई ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तो घाट घाट का पानी क्या है, और उसकी पत्नी ही दिखा रही है आपको, है जरा मेरे पति के बारे में बताएं कहाँ जाएं। हॉरोस्कोप मैचिंग के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये व्यक्ति का मैरिज इस कारण से तो नहीं टूटेगा कि मतलब कि ये कहीं और जाकर मुंह मार रहा व्यभिचारी होगा। आदमी है। हाँ बिल्कुल, और ये दोनों के केस में है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल दोनों के केस में हाँ होता दोनों है। हो सकता है। 7th और 8th हाउस का इसके अंदर बड़ा जो है वो एक मैटर होता है। 7th हाउस इज योर स्पाउस एंड 8th हाउस इज योर मिस्टर और योर मिस्ट्रेस फॉर दैट मैटर। स्पाउस +1। स्पाउस +1। तो मतलब बात यह है कि आपकी शादी से पहले के संबंध या शादी के बाद के संबंध, ये हम यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं जहां से हम 7th हाउस नहीं पढ़ते हैं। अगर उनके बीच में काफी कोहराम हो रखा है तो इसका मतलब यह है कि उसका कुछ संबंध होगा भी और उस कारण से द्वंद्व भी होगा और परेशाानी होनी आरंभ तो बड़ी हो जाएगी। खतरनाक बात है। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा हुआ कि कोई पत्नी अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाने लाई हो कितनी और आपने देखा हो कुंडली, ने बोला अरे मैडम मैं क्या ही बताऊं आपको, हैं ये भाई साहब तो बड़े खतरनाक आदमी है, ऐसा हुआ है कभी? बहुत हुए हैं। तो और बताते हो फिर आप उनको? नहीं बताते तो नहीं होगे ना फिर, आजकल का जमाना कुछ बदल गया, क्योंकि फीस तो आदमी ने देनी होगी। आप बोलते हैं अरे क्या लड़का मिला है आपको जी, कमाल कर दिया आपने। ऐसा होता है कभी? उल्टा होता है आजकल। मैंने देखा कि देखिए, हर एक के अपने अपने सिस्टम होते हैं। कोई लेडी है, उसके बच्चे जो हैं 17 18 20 साल के हो रहे हैं, तो उसका जो प्राइमरी कंसर्न होता है कि वो बच्चों की शिक्षा चलती रहे। उसका प्राइमरी कंसर्न होता है कि मेरा संबंध, मैं जानती हूँ मेरा पति के साथ ये प्रॉब्लम है, या पति जो है वो अब बिल्कुल खुल गया है
और कि वो अब वो कहता है कि नहीं मैं तो उसके साथ रहूंगा, लेकिन वो मैं चाहती हूँ कि ये किसी प्रकार से रिश्ता बना रहे। 4-5 साल और बना रहे किसी तरीके से। अभी कोई डिवोर्स ना हो, पता लगा इसने हाथ खींच लिया तो मेरे बच्चों की शिक्षा रुक छोटे हैं, जाएगी, बच्चे हैं। ये रुक जाएगा या वो रुक जाएगा। आजकल लड़कियां किसी और नहीं, डायमेंशंस में सोचना शुरू कर दिया है अरे उन्होंने। गलत नहीं है ना उसमें, गलत नहीं, बिल्कुल ठीक गलत है। नहीं है, बिल्कुल गलत लड़कियों नहीं को अपना फ्यूचर सेफ सिक्योर हाँ। करने के लिए जो अपने बच्चों के लिए कर रही है, बिल्कुल करना अभी भी चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए कर रही है वो कि अरे वो मैं तो विनय जी इतना बोलता हूँ कि जो महिलाएं हैं उन ज्यादा सेक्रीफाइस तो कोई नहीं करता। जी बिल्कुल। मतलब ये ऑन कैमरा भी बोलता हूँ, ऑफ कैमरा भी बोलता हूँ, जितना सेक्रीफाइस महिलाएं करती हैं उतना। सुबह बेचारे 5 बजे उठ के पहले तो बच्चों के लिए टिफिन पैक करेंगी, फिर पति के लिए टिफिन पैक करेंगी, फिर सास ससुर का, तो सबका टाइमिंग अलग अलग है। सबके timing ऐसा तो अलग-अलग होता नहीं कि कोई एक बार आ जाए वो खिला के फ्री हो जाए। बिल्कुल वो ठीक बात 5 है। बजे बेचारी उठ के रात को सुबह 9-10 बजे तक तो पहले ये कार्यक्रम करेंगी, फिर घर का और दुनिया भर का तामझाम, फिर दोपहर के खाना, फिर शाम, और थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब है और तुम कोई करती- धन्यवाद और नहीं देता तुम उनको। करती क्या हो इसमें? हाँ, तुम्हारा तो काम ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं। है ना। और बेचारी 100 बार अच्छा खाना खिलाएगी तो कोई नहीं पूछेगा, एक दिन नमक गलती से ज्यादा डल गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ध्यान आजकल। कहाँ रहता है। तो थैंकलेस जॉब है उनको। तो बिल्कुल। जितना क्रेडिट मिले उतना कम वो है, कम जितनी है, तारीफ उनकी की जाए वो उतनी कम, कम है। राइट। और मैं अपने प्रोग्राम में भी बोलता हूँ कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है पुरुषों से आगे बढ़ने की भी, और उनसे ज्यादा निसंदेह। अचीव करने की भी। निसंदेह। इसमें मुझे और- कहते हुए कोई और शर्म नहीं मैं आती। आपको बताऊं कि अभी भी जो लेडीज आती हैं मेरे पास अपना हॉरोस्कोप लेके, अपने हस्बैंड का हॉरोस्कोप लेके, उनका जो मेजर कंसर्न होता है वो यही होता है कि मेरा पति जाए जैसा मर्जी हो, मेरा परिवार निकल जाए किसी तरीके से, मेरा परिवार, मेरे बच्चे जो हैं वो निकल जाएं आगे किसी तरीके से। जो जो डिबैकल्स हो रहे हैं या मेरा पति सपोर्ट नहीं कर रहा या ये नहीं हो रहा, तब भी निकल जाए। उसके लिए वो किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन के अंदर उनको परेशानी अनुभव हो रही हो, लेकिन वो फिर भी पी जाएंगी, वो पी जाएंगी कड़वा गुड़ समझ मुझे वो उपाय बताइए जिससे कि ये जो सपोर्ट मिल रहा है मेरे बच्चे पढ़ लें किसी तरीके से, कुछ साल खिंच जिस दिन- जाए। जिस दिन मेरा बच्चा काबिल हो जाएगा, उसको बोलूंगा आजा बेटा तू है, बताती हूँ मैं तेरे को। चलो, बहुत ही मतलब एक्साइटेड बातें रही विनय जी आपके साथ, और हंसी मजाक भी हुआ, और कुछ सीरियस डिस्कशन भी हुई, राजनीति की चर्चा भी हुई, और सबसे खतरनाक बात तो आपने मेरी कुंडली खोल के रख दी। ये भी मुझे, अब मैं अभी सोचता रहूंगा, अभी कुछ दिन तो मुझे और लगेंगे इसको और सोचने में। अच्छा, ये मैं जाते जाते एक पूछता हूँ कि पुराना जन्म याद आ सकता है क्या? मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो मुझे याद आ जाए, और ये याद आएगा तो ये अच्छी चीज है या खराब चीज? बिल्कुल आ सकता है। आप को अगले 2-3 साल में याद आना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको मैंने नहीं, अच्छे के लिए याद आएगा। आप जब वहां जाया करेंगे, इस बार जाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें जो हैं वो कुछ मेरे को कुछ कह रही हैं। और धीरे धीरे जब आप वहां पर दोबारा जाना शुरू करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहां की पुरानी चीजें याद आती। तभी मैंने आपसे कहा था, क्या बताइए यार कितना पैसा पड़ा है उसमें। लोग कहते रहते हैं कि इतना पैसा है कि पूरे सृष्टि को वो पता नहीं 1-2 साल तक जो है वो खाना खिला चला सकता सकते हैं, चला सकते हैं। तो आप तो उसके कोषाध्यक्ष रहे हैं, आपको तो पता होगा। मैं जाके आज इस बार जाऊंगा तो बोलूंगा भाई मेरी तनख्वाह जो 200 साल की तनख्वाह है वो बोलेंगे भाई आपको जो पैसा मिल रहा है वो तनख्वाह ही है, जो आपको यश मान सम्मान पैसे इस जन्म में मिल रहे हैं वो तनख्वाह के रूप में ही दे रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा, और हो सकता है कि अगले 5-6 साल के बाद आप मुझे बताएं कि काफी हद तक मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं वो मुझे पता है, जो कि मुझे शायद पहले पता नहीं थी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारे के सारे डिस्कशंस हुए। उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट से कुछ साथ लेकर जाएंगे, और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुंडली कैसी भी हो, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, निचले परिवार में, ऊपरे परिवार में, पढ़ाई कम हो ज़्यादा हो, जन्म कैसा भी हो, अंत बहुत शानदार हो सकता है अगर आप मेहनत करें सही डायरेक्शन के अंदर। और विनय जी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली दिखाना है तो मैं विनय जी का वेबसाइट और विनय जी का कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो विनय जी आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी यहाँ पर आने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कशन रहा। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए इस शानदार पॉडकास्ट को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले किसी और शानदार पॉडकास्ट में किसी और शानदार व्यक्तित्व के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।